क्या है। जब हम लोग पढ़ते हैं अब, कुरैश का आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो बेसिकली अरब में बहुत सारे ट्राइब्स होते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, देवर कुरैश। उनके भी क्लैंस थे आपस में, कहीं 10 लिखा हुआ है, कहीं 12 लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली ऐसी चीज जो कॉन्ट्राडिक्टेड होती है ना, वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो अब हर ट्राइब की कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह जो बनु हाशिम है वहां पे प्रॉफिट पैदा हुए थे, ये एक एमसीक्यू याद करें। बनु उमैया जो थे वहां पर फर्स्ट उमैयाद कैलिफ आए थे, लेकिन अभी जो मैंने पिछले आपकी एमपीटी देखा है, उसके अंदर उन्होंने पूछा था फिफ्थ पायस कैलिफ कौन थे, तो उन्होंने इसका माविया वन का बताया हुआ था। इसका मतलब है कि जो आपकी एमपीटी है उसके अंदर वो माविया वन को फिफ्थ कैलिफ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर आए तो आपने माविया का ही नाम लिखना है, ठीक है। और साथ बनु उमैया का आप बता दें। मखजूम कौन था, जहां से हजरत उमर आए थे, हजरत उमर कौन से थे, सेकंड कैलिफ थे। आपको इन सब की रेंज ही पता होनी चाहिए, मतलब 2 साल के लिए हजरत अबू बकर थे, फिर 10 ईयर्स के लिए हजरत उमर थे, फिर 10 ईयर्स के लिए हजरत उस्मान थे, फिर उसके बाद जो है हजरत अली किस टाइम पीरियड के लिए थे। ये सब आपको पता होना चाहिए, वैसे खैर में नीचे लिखा भी है। ओके। फिर अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ था। खैर इसके अंदर बनु तमीम भी है, बनु हनीफा भी है, बनु बकर, तकरीबन एंड सुलैम। अगर आपको बनु टोटल तमीम भी है, पैसे से बनु चूज हनीफा कर, भी है, बनु बकर तकरीबन। तो आपने 10 ही चूज करना है, क्योंकि मैंने 2-3 जगह से पढ़ा था। अब बनु साद इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कुरैश का पार्ट नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ द ट्राइब्स। लेकिन इस ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि इनके साथ एक जंग भी लड़ी, आगे जाकर एक जंग है जो इनके साथ होगी। और दूसरा एमसीक्यू आया हुआ था कि हजरत हलीमा सादिया जो थी, जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेट नर्स थी, उन वो भी इस ट्राइब से थी। तो ये 2 एमसीक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं। बनु साद ये आपने याद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जितने भी नबी आए हैं, रसूल आए हैं, उनके सबकी आपको टाइटल्स पता होने चाहिए। हजरत आदम जो थे उनको खलीफतुल्लाह कहते थे, हजरत नूह को नबीउल्लाह कहते थे, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहते थे। ये दोनों एमसीक्यूज आए हैं, खलीलुल और ये वाला भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया है मूसा का। हजरत मूसा को भी कलामुल्लाह कहते थे, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहते थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह। मतलब इनका इंपॉर्टेंट, हजरत ईसा का इंपॉर्टेंट, हजरत मूसा का इंपॉर्टेंट, हजरत आदम का, हजरत इब्राहिम का। अच्छा, एक और हजरत शुएब का भी एमसीक्यू आया हुआ है। हजरत शुएब के बारे में उन्होंने क्या पूछा था कि प्रॉफिट्स से कौन बात करते थे, वो हजरत शुएब थे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हजरत आदम के बारे में बताया हुआ है कि फर्स्ट प्रॉफिट, उनको आप छोड़ दें। अच्छा, इन सब की बुक्स का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हर एक पे कौन कौन सी बुक आई है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नॉलेज। थोड़ा सा मैं आप लोगों का रीड कर देती हूँ, जैसे हजरत दाऊद मंगाई थी। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वंस द मीटिंग एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइस। आप लोग इसको रीड कर लेना आराम से, ठीक है। और हजरत दाऊद जो थे उनको तो जबूर आई थी, बाकी सारा आप लोग जो है इन पे लिख लेना। फिर कससुल अंबिया किसको कहते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसको कससुल अंबिया कहते हैं, ठीक है। फिर फादर ऑफ जॉन, ये एक एमसीक्यू आप लोगों को रीड करवाएंगे, उसको प्रिया भी कहते हैं। ओके, ठीक है। ये वाला जॉन द बैप्टिस्ट कौन थे, हजरत याहया थे। और ये एमसीक्यू आया हुआ है 2 बार, मैंने इसको रीड किया, इसलिए गो फॉर दैट, लाजमी तौर पे इनको आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, फिर आप जब भी किसी चीज़ को टाइमलाइन से प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो याद रहती है, ठीक है। जिस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 613 में अपनी प्रीचिंग ओपनली स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अपनी इस्लाम की टीचिंग ओपनली कब स्टार्ट की थी, 613 में। अब ये एमसीक्यू 2 बार आया है कि 617 में उनका जो है वो सोशल बाइकआउट कर दिया था, और वो बाइकआउट कितने अरसे तक चला था, 3 साल के लिए चला था। तो 617 से 620 तक इनका वो बॉयकॉट चलेगा, जो 3 साल का होगा। और इसके एंड में, मतलब 620 के अंदर, 620 सीई में हजरत खतीजा जो थी वो शी डाइड। और साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, ही ऑल्सो डाइड, और इसको वो आमुल फिजन कहते थे, ठीक है। तो
इसको आप अगर आप नब्बी में याद करना चाहेंगे, वो जो 3 साल है वो 7 to 10 नब्बी है। अब दो तरह का एमसीक्यू आया था। एक ही सोशल बाइकआउट जो था वो स्टार्ट किस ईयर में हुआ था, वो 617 में हुआ था। और दूसरा ये कि उनको जो था अगर नब्बी में काउंट करते हैं, नब्बी होते हैं कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होना शुरू हुई, जब उनको प्रॉफिटहुड मिल गया, तो उसके बाद से हम जब ईयर्स काउंट करते हैं तो नब्बी होता है। और उसके बाद जब हिजरत हुई, और हिजरत के बाद से जो ईयर्स काउंट करते हैं वो हिजरी होता है। ठीक है। फिर जो आपके 5 बेसिक बिलीफ हैं वो कब कब आपके ऊपर फर्ज हुए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि नमाज जो हुई है वो कब आपके ऊपर फर्ज हुई है, हम वो बेसिकली हिजरत से पहले ही फर्ज हो गई थी, जब मिराज का वाकया हुआ था तब। तो इट्स 10th नबवी। ठीक है, 10th या 11th नबवी, दो तो इन जगह पे था। तो अगर आपके पास ऑप्शन में 10th नबवी हो तो आपने 10th नबवी ही करना है, सही है। तो नमाज जो थी वो आपकी ऐसे फर्ज थे जो कि हिजरत से पहले आपके ऊपर मुसलमानों के ऊपर फर्ज हो गई थी। फिर उसके बाद आपकी आती है माइग्रेशन होती है। और माइग्रेशन कब होती है, 622 CE में होती है। मतलब 617 के अंदर आपके पास हामुल किजन हो जाता है, 617 से 620 तक सोशल बाइकआउट होता है। और वो सोशल बाइकआउट इतना ज्यादा हो गया था कि फिर उससे नेक्स्ट ईयर 621 के अंदर आपका मिराज होती है। ठीक है, शब मिराज होती है। फिर मुस्लिम्स को काफी सारी अच्छी खबरें मिलती हैं। और फिर 622 में उन्हें कहते हैं कि आप हिजरत कर लें, वो हिजरत कर लेते हैं। हिजरत करके जब वो मदीना जाते हैं तो मदीना जाकर क्या होता है, वो चार्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ओल्डेस्ट नोन इंटरनेशनल ट्रीटी वो कौन सी है, चार्टर ऑफ मदीना है। तो आपने उसमें चार्टर ऑफ मदीना ही करना है। अब चार्टर ऑफ मदीना बना लिखा किसने था, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था। डू नॉट मिक्स इट विद सुलह हुदैबिया। जो सुलह हुदैबिया थी वो बेसिकली हजरत अली ने लिखी थी। ठीक है, ये मिक्स नहीं करना आपने। सुलह हुदैबिया आगे जाके आएगी, हजरत अली ने लिखी थी। और जो चार्टर ऑफ मदीना था वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ड्रॉप किया था। लेकिन जो सुलह हुदैबिया थी उसको साइन किसने किया था, उसको प्रॉफिट ने साइन किया था। ठीक है, बिकॉज ही वाज द किंग। जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए उन्होंने फिर अपनी तरफ से वो उसको साइन किया था। अब सेकंड हिजरी में जब आ जाते हैं हम, तो सेकंड हिजरी में दो चीजें होती हैं, एक तो जक़ात भी फर्ज हो जाती है और दूसरी आपका रोजा भी फर्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो 623 CE में होता है। और जो आपका रमजान है, वो रोजा जो है वो 624 CE में होता है। अब इसके अंदर आप देखते हैं तो जो जक़ात है उसके मसारिफ या हेड्स हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। और वो सूरह तौबा के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, ओके। ये आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट इतना नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ठीक हो गया। फिर पिलग्रिमेज जो होती है वो कब हुई थी, वो 9th ईयर ऑफ हिजरा में जाकर हुई थी। मतलब कि सेकेंड ईयर में आप देखेंगे दो चीजें हो जाती हैं आपकी। ओके, सो फास्टिंग भी आपकी जो है वो कब आती है, सेकंड में आती है। बनती है दोनों दो हिजरी ही है। बट जो आप इसकी दूसरा वाला कैलेंडर करते हैं, जो आपका जुड़ा वो वाला होता है आपका जूलियन में, आपका ये 623 बन जाता है। ठीक है, 623 ये बन जाता है जक़ात। और फिर बाद में आपकी रोजा आता है। और पिलग्रिमेज कब होती है, 9th के अंदर होती है, और वो 630 CE बनेगा, सही है। ओके जी, फिर आपकी आती है गजवात। गजवात में सबसे पहले आती है गजवा बदर, और वो 2 साल बाद ही हो जाएगी। मतलब 622 में आप हिजरत कर रहे हैं तो उससे 2 साल बाद आपकी बदर आ गई। और बदर के अंदर, अच्छा इसके अंदर नीचे वाला मैंने एक बनाया हुआ था, नीचे वाला, या सो बेसिकली इसमें 313 मुस्लिम सोल्जर्स थे और इनमें 1000 थे। 624 में होती है और 14 मुस्लिम की शहादत होती है और 70 बकत होती है। उहद के अंदर 625। द वेरी नेक्स्ट ईयर दे हैड टू गो फॉर अनदर वॉर, और इसके अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स, ये फिगर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यू आया हुआ है, 50 आर्चर्स को बोला था कि आपने जो वो वाला है उहद का जो माउंटेन है वहां से उतरना नहीं है। यहाँ मुस्लिम रफली जो है वो डबल देयर अमाउंट हो जाते हैं, और ये जो होते हैं वो ट्रिपल देयर अमाउंट हो जाते हैं। और इसमें जितने पहले में जितने काफिर मरे थे उतने अब मुस्लिम शहीद होंगे, बिकॉज मुस्लिम लॉस्ट दिस वन। और 23 जो है वो कितने जाएंगे आपके, 23 मक्कन्स। फिर आती है 50 आर्चर्स वाली जो बात मैंने आपको बताई। फिर
बनु कुरैजा वाली। अच्छा, ये दिस इज अनदर थिंग। ये बेसिकली जो था कि जो बनु कुरैजा के लोग थे ना, दे एक्चुअली उन्होंने एक अग्रीमेंट जो था वो मुस्लिम के साथ खत्म किया था। तो फिर जो है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन, दैट वाज जूडाइज्म, उनको फिर सजा सुनाई थी एंड दे वर ऑल किल्ड। आई थिंक सो ये बनु कुरैजा ये वही है। फिर उसके बाद फिर गजवा खंदक होती है 627 में। तो हमने पहले पढ़ा 622 में आप हिजरत करते हैं, 624 में 2 साल बाद आप जंग करते हैं, गजवा बदर। फिर उसके बाद 625 में गजवा उहद हो जाती है। और फिर 627 के अंदर गजवा खंदक हो जाती है, ठीक है। और इसमें 3000 लोग इसमें चले जाते हैं। अब मुस्लिम्स की अमाउंट बेसिकली कितनी होती रहती है, जितनी पिछली पिछली आपकी काफिरों की या फिर जो मक्कन्स की थी उनकी अमाउंट, द नंबर ऑफ आर्मी दे हैड, वो हर बार अगली बार जाके मुस्लिम्स की हो जाएगी। इसमें 10,000 आ गया, इसमें 20 मुस्लिम्स जाएंगे बस। सो इट वाज लाइक लीस्ट, सबसे कम बदर में जाते हैं और के बाद इसके अंदर। दीज फिगर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपसे यही चीजें पूछेंगे, सो डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स। हिजरी डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, आप उसी में याद करो। लेकिन अगर वो आपसे जिस तरह एमसीक्यू में 617 भी पूछा हुआ था तो पूछ सकते हैं। तो आप एक टेबल बना लो, इट्स क्वाइट इजी टू रिमेम्बर, एक बार दो बार में हो जाएगा। जिस तरह हिजरी याद कर लो तो अगले साल आपकी गजवा बदर है 2 साल बाद गजवा बदर है 624 में, और अगले साल ओहद है 625 में, और फिर उससे 2 साल बाद खंदक है 627 में। ठीक है, 2 साल, 1 साल, 2 साल, फिर उसके बाद दोबारा 1 साल, दैट इज खैबर। खैबर में क्या था कि अब बेसिकली गजवा खंदक के बाद जो है ना मुस्लिम्स की और जो मक्कन्स थी उनकी पीस ट्रीटी हो गई थी। वो कौन सी थी? सुलह हुदैबिया थी। सुलह हुदैबिया के भी कुछ फैक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जो थी मुस्लिम्स की साइड पर से लिखी गई थी। किसने लिखी थी? हजरत अली ने लिखी थी। और उसको साइन किसने किया था मुस्लिम की साइड से? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और जो कुरैश थे मक्का, उनकी साइड से किसने किया था? सुहेल इब्ने अमर ने किया था। ठीक है, सुहेल इब्ने अमर का नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। अब जो सुहेल इब्ने अमर के दोनों बेटे थे, देवर बोथ मुस्लिम्स। एक का नाम अब्दुल्ला बिन अमर था और एक का नाम अबू जंदल था। अब जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो जो अबू जंदल थे, ही रैन अवे फ्रॉम मक्का, और वो आए थे कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मुस्लिम्स को सब उन्होंने बोला था, लेकिन जो ट्रीटी की क्लॉजेस थे उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम्स जो है वो इस तरह से कुछ नहीं कर सकते थे। किसी भागे हुए मक्कन पर्सन को, बेशक वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उनको अपने पास रिफ्यूज नहीं दे सकते थे। तो वो सुहेल बिन अमर जिसने ट्रीटी साइन की थी उन्हीं के ही बेटे थे। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों का। फिर उसके बाद जो मुता है, गजवा मुता, गजवा हुनैन, ये सारी की सारी वो थी जो जो बेसिकली रोमन्स के साथ थी। इनमें से एक रोमन्स के साथ है, एक हवाजिन के साथ है। ठीक है, ये बेसिकली जो 630 वाला है, ये फतेह मक्का है। ठीक है, 27 के बाद जो है 630 में जाके वो फतेह मक्का ही हो जाएगी। तो आपने इसका ईयर याद कर लेना है। ओके, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में पार्टिसिपेट किया था। 4 टाइम्स उन्होंने उम्रा किया था और हज उन्होंने सिर्फ एक टाइम किया था। और इनकी जो फॉस्टर सिस्टर थी उनका नाम क्या था? शीमा था, हजरत शीमा था। और इनकी फॉस्टर मदर का नाम जो आपको पता है हलीमा था, एंड शी वाज फ्रॉम बनु साद। अच्छा, अभी फिक आते हैं, फिक डॉक्ट्रिन्स होते हैं, वो आपके चार चार पांच हैं। मैं हमेशा इनको जो है ना वो मिक्स कर देती हूँ, इसको मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। अच्छा, इनमें से ये लाजमी दो तीन क्वेश्चंस देते हैं। तो क्वेश्चंस क्या देते हैं? ये जो फिक्की है ना, फिक्की डॉक्ट्रिन, ये आप याद कर लो। एक हनफी है, ठीक है, उनके इमाम कौन है? इमाम हनफी है। और इनका असल नाम क्या है? नुमान बिन साबित है। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, अल मुवत्ता एंड अल मबसूत। और भी बहुत सारी लिखी हैं, बट ये सबसे ज्यादा जो है ना वो फेमस है। तो आपने इन दोनों को याद कर लेना है। अब इसके अंदर ये वाला 2 बार एमसीक्यू आया है नुमान बिन साबित का, तो इसको याद कर लें, इसको मत भूलेगा। एक हनफी आ गया, अब पूछते ही है क्या, तो आप नहीं बोलने फिकही डॉक्ट्रिन्स होते हैं। फिर आता है मलकी। और मलकी का जो है ना इन्होंने अल मुवत्ता लिखी है। और मालिक इब्ने अंस इनके जो है इमाम है, और उनका नाम मालिक इब्ने अंस ही है। तो इसका मतलब है इनका नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ मलकी पूछ सकते हैं, वो भी बड़ा इजी सा एमसीक्यू बन जाएगा। फिर इमाम शाफी हैं, इन्होंने लिखी है मारिफुल कुरान, ये एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, इमाम शाफी, और इनके नाम में बस इदरीस ऐड करना है तो ये इनका नाम बन जाएगा। सो इट्स सिंपल। फिर उसके बाद आ जाता है हम्बली।
हमली जो है वो उनका असल नाम में सिर्फ और सिर्फ अहमद ऐड करना है, बाकी उनका सेम टू सेम नाम है, ठीक है। और इनकी जो है ना बुक के अंदर सिर्फ मसनद है और आगे उनका पूरा का पूरा खुद का नाम है, मसनद अहमद इब्ने हम्बल। अब जिस तरह रिसाला और मारिफुल कुरान है वो आपने याद रखना है कि वो इमाम शाफी ने लिखी है। फिर लेकिन बेसिकली ये चार ही हैं, जाफरी और जैदी और इबादी जो है ना वो दे आर नॉट लाइक टोटली एक्सेप्टेबल बाय ऑल नहीं है, लेकिन आप एक बार इनको पढ़ लें और ना इसमें से वो आएगा, एमसीक्यू भी नहीं आएगा, इनमें से ऊपर वाले चार ही आपने करने हैं। फिर जो होती है, अब तीन चार तरह की नमाजें होती हैं। एक नमाज होती है जो आप ल्यूनर इक्लिप्स पे पढ़ते हैं, दैट इज खसूफ। अब ये क्या खूबसूरती से चांद वगैरह अगर आपने याद करना तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि खसूफ और कसूफ में बार बार भूल जाती थी, एक सेकेंड। ओके तो खसूफ और कसूफ में बार बार भूल जाती थी, तो फिर मैंने इसका किया था कि कसूफ जो है वो खूबसूरती से निकला है, तो खूबसूरती में किया जाता है तो वो ल्यूनर इक्लिप्स है। और जो है दूसरा वाला जो है वो सोलर इक्लिप्स है, ठीक है। तो कसूफ में क्या हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। फिर एक होती है जो बारिश के लिए पढ़ते हैं, वो है नमाज इस्तिस्का। ये भी तीन चार बार रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे तो 11 वाइफ्स थी, लेकिन एक जो थी वो उनकी लॉन्डी बोलते हैं वो थी, तो इसलिए वो वाइफ्स में काउंट नहीं होती, तो बाकी 10 वाइफ्स बनती हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस वाइज लिखी हुई है। हजरत खतीजा लिखी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले ये थी, अब जब तक हजरत खतीजा जिंदा थी तब तक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की थी, और ये स्पेसिफिकेशन है इनकी। तो मतलब बाकियों के टाइम पे और बीवियां भी थी, बस हजरत खतीजा के टाइम पे सिर्फ हजरत खतीजा ही थी। 40 ईयर्स की एज में इन्होंने शादी की, 25 ईयर्स तक शी वॉज मैरिड टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे हैड 6 चिल्ड्रन, ठीक है। और ये सबसे जो है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे एज में सबसे ज्यादा बड़ी वाइफ थी। फिर आ जाती है हजरत सौदा, ये सेकंड वाइफ थी। और हजरत सौदा जो थी वो बेसिकली 55 ईयर्स की थी। और ओके, हजरत सौदा जो थी वो 55 ईयर्स की थी, बेकी ये विडो थी, और इन्होंने ये जो है ना वन ऑफ द रिचेस्ट थी। और ये भी 5 साल के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही है, इनकी कोई बच्चे नहीं थे। हजरत आयशा जो थी वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट थी, ठीक है। और ये कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि 6 थी, कुछ कहते हैं कि 14 या 12 ईयर्स की थी, तो इसको एक बार आप लोग दोबारा कंफर्म करना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि शी लिव्ड 44 ईयर्स आफ्टर प्रॉफिट आया। गाइस म्यूट योर माइक्स। सीई का मतलब है एडी, आफ्टर डेथ, ठीक है। जिस तरह से अब हम पढ़ रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है ना, बेसिकली दिस इज द जूलियन कैलेंडर, मतलब जब भी हम डेट्स देते हैं तो हम जूलियन में ही देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हफ्सा बिनते उमर थी, ये हजरत अबू बकर की डॉटर थी, ठीक है। ये आपने इनको एक चीज याद रख लेना है कि हजरत अबू बकर की, हजरत आयशा भी वैसे उन्हीं की बेटी थी। फिर हजरत जैनब बिनते खुजैमा थी, इनको उम्मुल मसाकीन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज शी वॉज वेरी पायस, शी वॉज वेरी क्या कहते हैं उसको, काइंड हार्टेड, ठीक है। और इनकी 3 साल तक रही, तो सबसे जो लंबा अरसा रहा है जो जिंदा रही है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो हजरत आयशा थी। और सबसे ज्यादा मैरिड टाइम पीरियड जो है वो किसका रहा है, हजरत खदीजा का। फिर हजरत सफिया आती है और हजरत रिहाना बिनते जैद आते हैं, लेकिन जो हजरत हफ्सा, हजरत उस्मान, अच्छा हाँ you're right, ये हजरत उस्मान की डॉटर थी, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज हजरत आयशा वाज हजरत अबू बकर डॉटर, बट एज फार एज आई रिमेम्बर हजरत उस्मान की भी कोई बेटी थी, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज हजरत हफ्सा और नॉट, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना। अच्छा, तो अब जो 11th हैं, जो हजरत इब्राहिम जो थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे, वो किसके हुए थे, वो हजरत मारिया किप्तिया के हुए थे, बट उनको वाइफ कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये आपने एक अलग से चीज याद कर लेनी है, ये हजरत मारिया किप्तिया थी। इसको आप कंफर्म कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि वो हजरत उमर की थी या हजरत उस्मान की थी, बट शी वॉज वन ऑफ द डॉटर ऑफ अच्छा, एक अबू सुफियान की भी थी, और एक और भी मैंने यहाँ पे फिगर लिखा था, फैक्ट लिखा था किसी के बारे में, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थी वो तो 2 3 थी।
ओके, एक और भी इनके जो उम्मुल मोमिनीन थी, इनके बारे में एक और चीज भी थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। ओके, सो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी जो अशरा मुबशरा होते हैं। अशरा मुबशरा में चारों के चारों आपके जो पायस कैलिफ्स हैं वो आएंगे। ठीक है, पायस कैलिफ में हज़रत अबू बकर आ जाएंगे। उनका असल नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्ने अबू कहाफा। असल नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इनके टाइटल्स थे वो याद करें। जिस तरह हजरत उस्मान को जुल्नुरैन कहते हैं क्योंकि इनकी दो जो है उनकी बेटियों से शादी हुई थी प्रॉफिट की। फिर हजरत उमर को जो है वो उमर इब्ने खिताब है और इनको फारूक के नाम से कहते हैं। सिद्दीक इसलिए बिकॉज हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला था, हजरत अली को असदुल्लाह का मिला था। ठीक है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड एंड जो है ये आपके चारों के चारों वो आ गए, पाइस कैलिप्स आ गए। फिर पाइस कैलिप्स के बाद अब इन सबको याद कर लें। हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला, ठीक है, और उसके अलावा हजरत जुबैर इब्न अल अव्वाम एंड हजरत साद बिन अबी वकास। और ही वॉज बेसिकली वन ऑफ द मेन वॉरियर्स। जो भी एक्सपेंशनिस्ट वॉर्स हो रही थी ना, तो हजरत साद बिन अबी वकास जो थे, ही वॉज फाइटिंग, आई थिंक सो ही वॉज फाइटिंग द बैटल ऑफ कादसिया या इस तरह की कुछ बैटल थी। साद जो थे, हजरत साद इब्ने मालिक, अबू उबैदा इब्ने जर्राह, and he was the person, basically he was really close to Prophet sallallahu alaihi wasallam। और जो ओहद की जंग थी उसके अंदर प्रॉफेट वसल्लम को जो कुछ तीर या कुछ इस तरह का लग गया था, तो उन्होंने अपने दांत से निकाला था फिर बाहर। तो इसलिए उसके बाद से उनके भी निशान पड़ गया था या उनके दांत चले गए थे, कुछ इस तरह की स्टोरी है। दैट्स व्हाई इज नोन एज अबू अबू उबैदा बिन जर्राह। ठीक है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ। ओके, फिर अब आपने जो है ना इन सब के ईयर्स याद कर लें। हजरत अबू बकर के 632 से 34 तक रिदा वॉर्स रही हैं। कंकेस्ट ऑफ सीरिया इन्होंने किया है, ये दो वॉर्स रही हैं। बेसिकली रिदा वॉर्स क्या थी कि जब अरब के लोग थे जो मुस्लिम हो चुके थे, दे सेड के प्रॉफिट चले गए हैं, तो अब हम जो है ना इस्लाम के अंदर अपनी मर्जी की चेंजेस लाएंगे और हम चाहते हैं कि हम ज़कात ना दें। तो फिर उन्होंने रिदा वॉर्स की थी। और फिर इसके अंदर जो सिपा सालार थे, आपके जो कमांडर थे, वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत अबू बकर की जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसके अंदर सबके अंदर हजरत खालिद बिन वलीद वाज द वॉरियर। फिर हजरत उमर आए। हजरत उमर 634 से लेके 44, इसके अंदर इन्होंने पूरा का पूरा सैसनिड एम्पायर जो था, जिसके अंदर सीरिया, इजिप्ट और पर्शिया, ये तीनों आते थे, ईरान। तो वो उन्होंने तीनों चीजें अपने अंदर इस्लामिक एम्पायर के अंदर ऐड कर ली थी। और बैटल ऑफ यरमूक जो हुई थी वो हजरत उमर के टाइम पे हुई थी। ठीक है, बट हजरत उमर ने इसके अंदर चेंज कर दिया था कमांडर। हजरत उबैदा बिन जर्राह को बना दिया था। उबैदा बिन जर्राह ही थे, उनको हजरत खालिद को हटा दिया था। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है जी हजरत उस्मान और हजरत अली का। ये आपने सिर्फ टाइम पीरियड याद करना है, 44, 46, 56 से 61। और अगर आप इससे पूछेंगे सबसे ज्यादा आपका कॉन्क्रीट, सबसे ज्यादा एम्पायर किसके अंदर इंक्रीज हुई थी, वो हजरत उमर के टाइम पे इंक्रीज हुई थी। ओके, फिर गज़वाए सूरह अहज़ाब के अंदर हज़रत जैद बिन हारिस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ही इज़ द ओनली सहाबा जिनका नाम कुरान में आया है। लेकिन जो ये भी दो बार एमसीक्यू आया है। और फिर लेकिन हज़रत जैद बिन साबित कौन थे? वो थे जिनको हज़रत अबू बकर ने बोला था कि आप कुरान को कंपाइल कर लें। फिर जो लॉन्गेस्ट आया है उसको क्या बोलते हैं? आयत मुदय्यना बोलते हैं। ठीक है, और प्रोफेसर वसल्लम का पहला बिजनेस ट्रिप क्या था? सीरिया में था। फिर दो तरह के फर्ज होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो जनाजा है वो फर्ज किफ़ाया है या फर्ज मौक़दा है। फर्ज मौक़दा वो होता है जो हर मुस्लिम पे एज एन इंडिविजुअल फर्ज होता है, और फर्ज किफ़ाया वो होता है जो पूरी मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर फर्ज होता है। तो वो नमाज जनाजा जो है वो हर इंडिविजुअल को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को एज अ होल पढ़ना जरूरी है, तो वो फर्ज किफ़ाया बनेगा। हक मेहर के बारे में कहाँ बात की हुई है? सूरह निसा में बात की हुई है। ठीक है, और इजमा की कुछ टाइप्स होती है। एक होता है एक्सप्लिसिट इजमा। इजमा का मतलब क्या होता है? कंसेंसस, जिसके अंदर जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हों या फिर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी का कंसेंसस हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसको एक्सप्लिसिट इजमा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वो खुद एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं कि यस वी अग्री टू दिस थिंग और वी डिसएग्री टू दिस थिंग। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सारे के सारे स्कॉलर्स जो हैं वो किसी एक चीज़ के ऊपर अग्री नहीं करते, बट वो उससे डिसएग्री भी नहीं करते। तो उससे उनको वो एक तरह की एक्सेप्टेंस मिल जाती है और उसको इम्प्लिसिट इजमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू भी आया हुआ है। ठीक है, फिर आपका इस्तेसान क्या होता है? इट्स जस्ट एन एक्ट ऑफ प्रेफरिंग वन एनालॉजी ओवर द अदर, वो उसको इस्तेसान बोलते हैं।
ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर जो सुहेल बिन अमर के बेटे थे, उन्होंने अल शाफी अल सादिक का नरेट किया। ये भी हदीस की कंपाइलेशन है। और ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, दीन इलाही के अगेंस्ट किसने रिवोल्ट किया था? ख्वाजा बकी बिल्ला ने किया था। फिर तारिक बिन ज़ियाद ने कॉन्कर किया था स्पेन इन 711 AD। और जुल्नुरैन हजरत उस्मान को बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और सलातुल खौफ कौन सी होती है? सलातुल खौफ वो होती है जो कि जंग के दौरान पढ़ते हैं। तो एक सलातुल खौफ अल मुतक्किब होती है, जिसमें होता है कि बस एनिमी जो है हमारे करीब ही आ गया, तो उसमें 2 रकत होती है। और एक सलातुल खौफ अल मुनफसिक होती है, जिसमें होता है कि जो है ना एनिमी भी दूर है, तो आप उसमें 4 रकत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी आती है सिहाई सित्ता। ये 6 इंपॉर्टेंट कलेक्शन है हदीस, दैट्स द नेम सजेस्ट। तो इसमें मुस्लिम, बुखारी, दाऊद और तिरमिजी एंड नसाई एंड माजा आते हैं। अच्छा, तो मोस्टली इस्लामियत की यही चीज़ें हैं। बाकी अगर इस्लामियत का किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ ले। इसके बाद आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और फिर उसके बाद हम लोग अपना इंग्लिश कवर करेंगे, या मैं अभी साथ ही कवर करा दूँ इंग्लिश, इफ यू गाइस आर ओके विद इट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी इंग्लिश की तरफ चली जाऊं, क्योंकि इस्लामियात में मोस्टली यही चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है, मतलब इसके अलावा तो बहुत इजी चीज़ें आएंगी। जिस तरह जक़ात का निसाब पूछ लेंगे, वो आपको गोल्ड में क्या होता है, 7.5 तोलास। और जक़ात का निसाब जो है वो आपसे उसमें पूछ लेंगे, चांदी 52 होता है। अभी करा दें? ओके, ठीक है, अभी करा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे ज़कात के बारे में पूछेंगे किस हिजरी में फ़र्ज हुआ। फिर ज़कात को ना देने पे कौन सी जंगें हुई, तो वो रिदा वॉर्स थी। किसकी उसमें हुई? हज़रत अबू बकर की उसमें हुई। और उसके कमांडर कौन थे? हज़रत खालिद बिन वलीद थे। तो हर चीज़ से आपको एक MCQ निकलता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, एज सुन एज आई एंड दिस लेक्चर आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, तो डोंट वरी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, नमाज का पूछ लेते हैं। नमाज का फर्ज हुई, लेकिन नमाज के बारे में इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछते। नमाज की टाइप्स हैं, खसूफ, कसूफ, इस्तस्का और खौफ। ये सारी की सारी नमाज की टाइप्स आ गई। ठीक है, और क्या चीज़ें हम से पूछ सकते हैं इसके अंदर, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो कौन थे? जो सबसे ज्यादा मशहूर जानने वाले थे वो अबू लहब थे। ठीक है, अबू लहब वाज हिज चचा। मतलब ऐसे हजरत हमजा भी थे और बहुत सारे थे, लेकिन जो द वन हु वाज ब्रूटली अगेंस्ट हिम वाज अबू लहब। इस तरह से अबू सुफियान का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो वो कजन है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? बस इस्लामियत इजी आता है, बट मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपने कर लेनी होती है। ठीक है, तो इतना कोई परेशानी की बात नहीं। ऑलवेज स्टार्ट विद इस्लामियत, क्योंकि वो आपको ज़्यादातर आता होगा। ओके, सो अभी मैं अपने साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ फॉर इंग्लिश पोर्शन। ओके, सो ये आपका मुझे एक अटेम्प्टेड MPT मिला था। खैर, इसके अंदर अगर आप देखते हैं ना, तो कुछ हैं आपके मुफ्त के नंबर। ठीक है, और मुफ्त के नंबर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से वाले हैं। वो है ये आपका एक पैसेज है। ठीक है, आपने इसको करना है रीड। आप इसको रीड करेंगे एंड बिलीव मी, इतने इजी क्वेश्चंस होंगे, इतने इजी आंसर्स मिलेंगे आपको इसके अंदर से। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आपने 1-2 बार रीड करेंगे, सिंपली आपने रीड करना है। और नीचे ना आपसे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे? 6 क्वेश्चंस पूछे। वो 6 क्वेश्चन आप लाजमी तौर पर सही देंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर आंसर लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आपने कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ 60 नंबर होंगे जो आपने गेन करने हैं। 60 नंबर में से उसके बाद आपने इस्लामियात के पास चले जाना है, उसमें से आपके काफी हद तक ठीक हो गए होंगे। ठीक है, यस यू कैन मैनेज इट, बट वो अभी आज का टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक सिर्फ MPT है। तो सबसे पहले तो आपने ये 6 नंबर कर लेने हैं, ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन में। उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखेंगे सबसे पहले ना एक ये पार्ट स्टार्ट होता है। अब ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर दिस इज जस्ट कि आपने जो है ना, आपको क्या लग रहा है कि क्लोजली क्या चीज आपको ऐसी लग रही है दैट फिट्स इन दिस फिल इन द ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक इज जस्ट, आपको जो मैंने एक फाइल शेयर की है, मैं आपको वो फाइल खोल के एक एक वर्ड इसमें से सर्च करूंगी और वो उस फाइल में से मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन ये कंपैरेटिवली जो 5 MCQs दिए गए हैं ये इजी इंग्लिश है, ठीक है, जो ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो है। फिर थिसॉरस के कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि नीचे जाके हमें नजर आएंगे जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, अब इसको अब आप करना शुरू करो तो इट्स वेरी इजी। कैसे? कि द सेटलर्स फाउंड एन आइडियल लोकेशन विद प्लेंटी ऑफ डैश लैंड फॉर द फार्मिंग एंड अ माउंटेन स्ट्रीम फॉर फ्रेश वाटर एंड इरिगेशन। अब बेसिकली इसमें ये क्या करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक के बाद ना इन्होंने आगे एक्सप्लेन कर दी होती है, ठीक है, कि एक ऐसी लैंड जो कि फार्मिंग के लिए और माउंटेन स्ट्रीम के लिए बहुत फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, उधर से एक माउंटेन स्ट्रीम भी है, मतलब नदी भी बह रही है, वहां से फ्रेश वाटर और इरिगेशन। मतलब अब आपने एक ऐसा वर्ड नीचे से ढूंढना है जिसका मतलब ये है कि एक ऐसी जमीन जो कि फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब कैंडिड तो नहीं होगा, ठीक है, कुएंट भी नहीं होगा, सेलाइन तो जमीन वैसे ही अच्छी नहीं होती है, कुएंट भी नहीं होगा, तो एरेबल बेसिकली वो लैंड होती है। ये सबसे ज्यादा सूटेबल वर्ड इसमें एरेबल ही पड़ता है क्योंकि वो लैंड होती है दैट इज सूटेबल फॉर फार्मिंग। तो यूजुअली जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक आएगी उसके बाद जो होगा वो जो आगे का पार्ट होगा वो उस वर्ड को ही एक्सप्लेन कर रहा होगा जिसने आना होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरह देखें, व्हाट इज मोस्ट नीडेड इन अ डिस्कशन ऑफ इमिग्रेशन आर सॉलिड फैक्ट्स, मतलब कि सॉलिड फैक्ट्स चाहिए, नॉट विशफुल थिंकिंग रियलिटी। इसका मतलब है कि जो चीज सॉलिड फैक्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होगी ना, या विशफुल थिंकिंग होगी, वो बेसिकली क्या होगा, आपका इसका आंसर होगा। तो वो क्या है? मिथ। मिथ तो होती वही चीज है दैट डज नॉट एग्जिस्ट, या जिसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर हमें एक पूरा वो नहीं होगा। अब आइडियाज हम इसमें क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि आइडियाज जो होते हैं दे कैन बी रियल, दे कैन बी फेक, दे कैन बी बेस्ड ऑन रियलिटी और नॉट, ठीक है। तो आइडियाज को हम इसमें वो नहीं कर सकते थे, बट मिथ इज सर्टेनली अ थिंग दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन समथिंग दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। एंड वेरासिटी का क्या मतलब होता है? सच्चाई। और फियर का क्या मतलब होता है? खौफ। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या पढ़ा था? मिथ ही पढ़ा था। द डिफेंडेंट क्लेम दैट ही वाज इनोसेंट एंड दैट हिज कन्फेशन वाज कोअर्स्ड। कोअर्स का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती की जाए जिस चीज के अंदर, ठीक है। तो वो बेसिकली वो क्या बात कह रहा है? वो कह रहा है कि डिफेंडेंट ने बोला कि मैं तो इनोसेंट हूँ, और जो मेरी कन्फेशन है ना वो बेसिकली क्या थी? बिनाइन ऐसी चीज होती है जिसका मतलब जो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, या बहुत कम या इनसिग्निफिकेंट चीज को बोलते हैं, ठीक है। और जो कोर्स्ड होता है ना वो बेसिकली वो चीज होती है जो कि आपने किसी के साथ जबरदस्ती की है, ठीक है। द रिबेल स्पाइस वर चार्ज विद डैश एंड पुट ऑन ट्रायल। अब इसके अंदर सेडिशन क्यों आएगा? ठीक है। सेडिशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि आप पीस को खतरा कर रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल रूल ऑफ लॉ को खतरा कर रहे हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? सेडिशन कहते हैं। तो इसके आप इसके अंदर कहते हैं ना, अक्सर आपने न्यूज भी सुनी होगी, सेडिशन चार्जेस। तो ये चीज आपके दिमाग से घुसी होती है, तो ये आपकी एक कॉमन सेंस का पार्ट बनी होती है, ठीक है। Zachary was doomed to a miserable life, for no matter how much he had, he always coveted the possession of others. ओके। अब दिस वाज कंपैरेटिवली इजी, मतलब इसमें से आपको दो तो आएंगे ही आएंगे, इसमें दो आप कर ही लेंगे। मतलब मैं आप कहती हूँ ना आपकी बहुत ही बुरी अंग्रेजी है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप इसमें से दो तो कर ही लेंगे। बाकी अगर मैं आप लोगों को नीचे वाला कराती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उस फाइल को खोलें, और उस फाइल में से आप जितने वर्ड्स कर सकते हैं ना वो आप वो एक वर्ड्स कर लें। अच्छा, ये मैं आपको एंड में कराऊंगी, ये सेंटेंस करेक्शन, और इसमें ज्यादातर बेसिकली प्रेपोजिशंस ही हैं। ओके। पहले हम ये जो, अब आप देखेंगे 5 MCQs हैं इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको बेसिकली आपने क्या करना है, जिनके अंदर आपने बेसिक जो आपकी इंग्लिश की नॉलेज है ना उससे आपने, मतलब जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से लिखना है। एक, चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है वो मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, वैसे आप लोगों को पता होता है, एनीथिंग दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह से प्रोनाउन क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो उस नाउन की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है, कि ये क्या क्वांटिटी बता रहा है, ये उसका कलर बता रहा है, ये उसकी लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है। तो वो चीजें बेसिकली एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है। इसी तरह से इनकी आगे टाइप्स होती हैं और वो मैं आप लोगों को भी कराती हूँ, ठीक है। एक बार आप इसको रीड कर लें।
चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब, इसमें आपने एक सेंटेंस चूज करना होगा जिसमें एडवर्ब हो। चूज द सेंटेंस विद अ प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका मतलब आपको एडजेक्टिव की टाइप्स आनी चाहिए। चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि एडवर्ब्स की टाइप्स होती है और उनमें से एक टाइम की भी है। इन द सेंटेंस कंडीशन अर्जेस मी फॉरवर्ड, तो इसका मतलब है कि आपको जो एडवर्ब की टाइप्स है वो लाजमी तौर पे करनी है, क्योंकि उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए हैं। इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, तो उसमें मेकिंग क्या है, जेरेंट, आपको जेरेंट पता होना चाहिए वो क्या है। जेरेंट क्या होता है, बेसिकली जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो उसको जेरेंट बोलते हैं। इन सेंटेंस अर्थ इज लार्जर देन द मून, तो देन क्या होगा, बेसिकली जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, लेकिन मैं इसको आपको एक बार पढ़ा भी देती हूँ। इन द सेंटेंस, अब बेसिकली ये जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपने जो है ना कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेनी है। ओके, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ये होता है कि आप जिस तरह एक सेंटेंस है आप उसको कितनी चीजों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरह से वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी इवेंट का नाम, किसी आइडिया का नाम, उसको आप नाउन बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमनली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है वो आपका नाउन है। नाउन की काफी सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होता है आपका कॉमन नाउन, जिस तरह वो ऐसी चीज जो कि आप जनरली किसी को बोले, जिस तरह डॉग है। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स आर अ कॉमन नाउन। बट लारेब, अली, आयशा, ये सारे के सारे क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है जो आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक चीज को देते हैं। जिस तरह सिटी इज अ कॉमन नाउन बट न्यूयॉर्क सिटी इज अ प्रॉपर नाउन। फिर कंक्रीट नाउन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जिस तरह से टेबल हो गया, एप्पल हो गया, फैन हो गया, सोफा हो गया, लैपटॉप हो गया। लेकिन ऐसी चीज जिसको आप, एक ऐसा आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते या कंक्रीट आंख से देख नहीं सकते, जिस तरह फ्रीडम, जस्टिस, लव, वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ये आपकी नाउन की टाइप्स आ गई। इनमें से प्रॉपर नाउन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर नाउन की जब क्वालिटी को एक्सप्लेन करेगा वो क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। जैसे द न्यूयॉर्क सिटी इज क्वाइट बिग, तो उसमें बिग जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा बिकॉज इट्स एक्चुअली एक्सप्लेनिंग समथिंग दैट इज एमिनेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर नाउन। ओके, ओके, सो अ gerund is a verb that acts as a noun। ठीक है, जिस तरह she is making an apple pie, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जो मेकिंग है वो क्या काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ नाउन। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको कहे ना कि जेरंड फाइंड करें, तो जिसके एंड में आईएनजी लग रहा है ना, आपने कहना है ये जेरंड, बस आपने और खप में पढ़ना ही है जिसके आगे आईएनजी लगा हुआ है। सो टू द Okay, so gerund is a verb that acts as a noun by adding ing to the base form of a verb. Here are some examples. जिस तरह swimming is my favorite sport, I enjoy reading। अगर वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें वर्ब क्या है तो रीडिंग ही वर्ब है। लेकिन अगर आपसे वो जेरंड का पूछते हैं तो आपने रीडिंग को ही जेरंड बोलना है। ठीक है, रनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, दीज आर ऑल थिंग्स जस्ट। फिर उसके बाद आपने कहना है जी, द वर्ड्स इन बोल्ड जेंट, सही है। फिर प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसी चीज जिस तरह ही, शी, इट, दे, देम, वी, वर, वी, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह लारेब एक नाउन है, तो मैं अपनी जगह यूज करती हूँ तो मैं आई बोलूंगी। अगर कोई और बोलेगा तो मुझे शी बोलेगा, हर बोलेगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। एनीथिंग, जिस तरह अगर कोई बिल्डिंग है तो मैं उसको बोलूंगी ये बैंक अल फला की बिल्डिंग है, इट इज क्वाइट बिग। तो वो मैंने उसको इट यूज किया तो इसका मतलब मैंने उसकी जगह प्रोनाउन यूज किया। अब दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, बट ये मुफ्त के नंबर है क्योंकि ये इजी है। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जब दीज प्रोनाउन रेफर टू द स्पीकर, द लिसनर और समवन एल्स इन द कन्वर्सेशन। ठीक है, जब आप फर्स्ट पर्सन कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे आई, मी, यू, ही, शी, इट, वी, दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट को वापस बात कर रहे हो, जिस तरह माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये जिसके आगे सेल्फ लग जाएगा ना, आपने कहना है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोनाउन, जिस तरह के मैं अगर किसी चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ, जैसे दैट, दोज, दीज, दिस।
ठीक है, इट नहीं आएगा इसके अंदर। इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे whom of whom, whose book is that, ठीक है, what's that thing, इस तरह से आप उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे पे बात कर रहे होते हैं, जिस तरह सम, मेनी, एनी, सम, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नोबडी, ठीक है, जिसके अंदर अगेन आप नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर्सन, और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। फिर वर्ब आता है हमारे पास। वर्ब्स भी जिस किसी भी काम का जो एक्शन, काम के होने को वर्ब, एक्शन ऑफ थिंग्स हैपनिंग को आप क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। सो दीज आर द, बेसिकली एक इन सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा होता है वो वर्ड भी बता रहा होता है। एक्शन वर्ब होते हैं जिस तरह भागना, खाना, खेलना, ईट, प्ले, रन, ये आपके एक्शन वर्ब्स हो गए, ठीक है। और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो बेसिकली बता रही होती है कि वर्ब कर कौन रहा है, मतलब काम कर कौन रहा है, ठीक है। जिस तरह इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आएंगे। फिर लिंकिंग वर्ब आएंगे जो बेसिकली सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जो वर्ब्स को कनेक्ट करते हैं एक नाउन से या एडजेक्टिव से, जिस तरह सीम, लुक, साउंड। ये जब सेंटेंस में आएगा तो आपको समझ आ जाएगी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये हमारी मेट्रिक एफएससी की चीजें हैं। एग्जाम्पल्स आपकी एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, और लिंकिंग वर्ब्स है। अच्छा, अब ये एमसीक्यू था कि आपने एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एडवर्ब क्या होते हैं, थिंग दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, उसको एडवर्ब बोलते हैं, कि किस तरह से हो रहा है काम। शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ठीक है, तो वो वाला क्या होगा, बेसिकली ब्यूटीफुली जिसने एक वर्ब की क्वालिटी को बताया, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। शी इज रनिंग क्विकली, या ही इज ईटिंग वाइल्डली, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। एनीथिंग दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, बस इसके एंड में एल वाई आएगा। जिस तरह आईएनजी जो है ना वो ऐड करता है वर्ब को और बना देता है जेरंड, इसी तरह से ही कोई भी जो क्वालिटी होगी जो एल वाई पे ऐड हो रही होगी वो आपने कह रहे कि एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है, जैसे कि कैसे वो काम हो रहा है, जैसे शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली या ही इज रनिंग क्विकली, तो ये क्या हो गया, मैनर की बात होगी। प्लेस, अब जो होता है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो बेसिकली बता रहा है कि एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ही लुक्ड एवरीवेयर, ठीक है, या आई टोल्ड हिम दिस थिंग ऑलरेडी, मैंने इसको ये बात पहले ही बता दी, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ये वाला ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, के डिस्क्राइब एन एक्शन टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बता रहे होते हैं कि ये एक्शन कब हुआ, अर्ली हुआ, ऑलरेडी हुआ, सॉरी अर्ली एंड ऑलरेडी जो होगा ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, सही है। तो ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया कि कितना ऑफ्टन हो रहा है ये, दैट शी डज दिस एवरी डे, या दिस इज हैपनिंग क्वाइट ऑफ्टनली नाउ, ठीक है, दिस इज हैपनिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली नाउ, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी जो कि उसकी इंटेंसिटी बताएगी, दैट शी सिंग्स ब्यूटीफुली, लेकिन कितना अच्छा, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, तो वो वेरी जो है ना या क्वाइट जो है ना वो आपको क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। कंजक्टिव एडवर्ब वो होता है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। शी वॉज टायर्ड, हाउएवर शी कंटिन्यूड वर्किंग, तो इसमें जो हाउएवर है या व्हाटसोएवर है या नेवरदलेस है, ये बेसिकली अब ये हाउएवर जो है वो कभी कभी कनेक्टर के तौर पे भी यूज होता है, कभी कभी एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है। बेसिकली इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कहीं पे भी किसी तरह पे भी यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने बेसिकली डिटर्मिन करना है कि यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है। फिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स आर अ थिंग दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन जस्ट लाइक एडवर्ब्स। सो ये किसी भी चीज की डिटेल के बारे में बताते हैं, ठीक है, जैसे बिग बिल्डिंग, इट्स अ बिग बिल्डिंग, तो बिग क्या है, उसका एडजेक्टिव है। या इट्स अ रेड एप्पल, तो रेड उसका क्या है, एडजेक्टिव है। जब वो उसकी फिजिकल क्वालिटी को बता रहा है कि ये इतना बड़ा है या इतना रेड है, तो वो उसका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। जब वो उसकी नेचर को बता रहा है, ठीक है, इट्स यूजली फॉर क्वालिटीज, जैसे कि इंसान की क्वालिटीज से इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ब्रेव, तो वो आप क्या बताएंगे, उसकी क्वालिटेटिव होगी। क्वांटिफाइंग उसके नंबर बता रहा होगा, जैसे मेनी, फ्यू एंड ऑल। और डेमोन्स्ट्रेटिव जो होता है ना, दे पॉइंट आउट और डिस्टिंग्विश नाउन सच एज दिस, दैट, दीज, ये इस ऊपर भी हमने पढ़ा था, उसके अंदर वर्ब भी पढ़ा था और उसमें भी पढ़ा था, नाउन नहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल आई थी,
प्रॉपर एडजेक्टिव की। ये मैंने नीचे लिखा था। सो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? उप्स। ओके, सो वी सेलिब्रेटेड विद अ फ्रेंच डिनर। जो प्रॉपर नाउन से निकलेगा ना, जिस तरह जिसके अंदर अगर आपने फाइंड आउट करना है ना कि इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, तो आप देख लो कि किसी इंसान का नाम, ठीक है, जो जनरली यूज ना होता, किसी चीज का नाम, किसी शहर का नाम, तो आपने सिंपली इसे सेलेक्ट कर देना। दिस इज अ शॉर्टकट। जिस तरह जेरंड के लिए आईएनजी शॉर्टकट है, जिस तरह एडवर्ब के लिए एलवाई शॉर्टकट है, इसी तरह से ही प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन के लिए भी शॉर्टकट है कि आपने उसका नाम जिस तरह किसी चीज का, जैसे पाकिस्तानी, पेरिस या पर्शियन, ये जो चीज जो कि एक जनरल चीज ना हो, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? अम, जिस तरह से आप दिस दिस रूम इज बिगर देन दैट वन, या आपका जो है पार्टिसिपल, एक सेकेंड। ओके, सो कंजंक्शंस के बारे में भी आया हुआ है। कंजंक्शंस जो है ना, बेसिकली दो चीजों के दरमियान लिंक बनाती हैं, ठीक है। इट कैन बी वो इट कैन बी एनी वर्ड, इट कैन बी एनी फ्रेज, इट कैन बी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिस तरह के एंड, बट, और, इन, येट, ये क्या बताते हैं कि कनेक्ट करते हैं। ये दोनों फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को भी कर सकते हैं, और वर्ड्स को भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे ना, वो बेसिकली वो होंगे जो दो इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ रहे होंगे। हो सकता है वो दो इक्वल वर्ड्स को, या दो फ्रेजेस को, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। तो वो होगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब कि अगर आप एंड, और, बट, येट, ये जहां पे भी लगा होगा ना, आपने कहना है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन अगर किसी जगह पर दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया जा रहा है, या एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फर्क होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होगा ना, वो डिपेंडेंट होगा। जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब जिस सेंटेंस की ना, जिस फ्रेज की एक अपने आपस में सेंस नहीं बन रही, ठीक है, और उसके अंदर सेंस बनाने के लिए उसके आगे आपको एक कंजंक्शन लगाकर एक और सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। सॉरी, इसको आप क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। जिस तरह माई नेम इज लारेब एंड आई एम अ टीचर। तो माई नेम इज लारेब इज अ कंप्लीट क्लॉज, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा, आई एम अ टीचर, ये उसका अगेन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लग गया, ठीक है। बट अगर मैं माई नेम इज लारीब, ये एक पूरा फ्रेज बन गया, ठीक है, पूरा का पूरा एक क्लॉज बन गया। लेकिन अगर मैं इसको आगे एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ऐड करूं, ठीक है, जैसे कि द थिंग दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, एंड उसको मैं किससे जोड़ूंगी? ऑल्दो, ऑल्दो आई एम गुड एट इट, या ऑल्दो आई एम टायर्ड, या मतलब मैं इसके अंदर से आई निकाल दूंगी। मतलब कोई ऐसा सेंटेंस बनाऊंगी जिसके अंदर से सब्जेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो, मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ, रुकिए। बिकॉज, इफ एंड व्हेन, तो मतलब ऑल्दो असल में जब तक आप ऑल्दो से पहले कोई सेंटेंस नहीं लगाएंगे ना, तब तक उसके बाद सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो बस आप ये चार लफ्ज याद रख लें, जैसे ऑल्दो, बिकॉज, इफ एंड व्हेन। तो उससे क्या होगी? कोऑर्डिनेटिंग, वो होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, जिससे आप दो इनकम्प्लीट चीजों को जोड़ें, या एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट चीज को जोड़ें। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? दे आर यूज्ड इन पेयर, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो बहुत सी है। ओके, सो अब देखें, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, ठीक है। अब आपने वी स्टेड इनसाइड इज अ कंप्लीट क्लॉज, इसके अंदर सब्जेक्ट है और एक सेंटेंस बन रही है, सेंस बन रही है। बट इट वॉज रेनिंग से पहले आपको जो है ना बिकॉज लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसकी सेंस नहीं बनेगी। इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड विल नॉट मेक एनी सेंस। बट अगर इससे पहले आप एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना लेंगे, देन इट विल मेक सेंस। इसी तरह से ही अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें, तो आप वॉच मूवीज, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर आप उससे पहले आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, तो नाउ इट्स मेकिंग सेंस, सही है। मतलब बेसिकली जहाँ पे सेंस बनानी हो ना, वहां पे कंजंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक और जगह सेंस बनाने के लिए एक और चीज यूज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी सेंटेंस करेक्शन में से चार पांच तो आपकी प्रेपोजिशन होती है। तो वो अगर आप कर लेंगे तो आपका काफी फायदा हो जाएगा। ओके,
फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पे होता है, बट इसके अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, एक बार इसको रीड कर लेगा आप लोग। मैं आप लोगों को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रही हूँ, जो कि आपकी सेंटेंस करेक्शन है। बेसिकली फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता और क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द, ये एक बार रीड कर लेना, इसमें सब दो बार लिख दिया है मैंने। मैं आप लोगों का सेंटेंस करेक्शन थोड़ा सा करा दूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ी प्रेपोजिशन बता दूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी वो कैसे प्रिपेयर करनी है, वो क्या आप कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है। एक सेकेंड। गाइस एक्चुअली माई बैटरी इज रनिंग लो, तो मैं इसको ज़रा चार्जिंग पे लगाऊं, और मैं आप लोगों से 5 मिनट में दोबारा से लिंक शेयर करूंगी, एंड देन वी कैन लाइक कंटिन्यू इट, या फिर आप लोग यहीं पे रुके, मैं अभी लैपटॉप चार्ज करती हूँ। वेट अ सेकेंड।